आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ बातें करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मन तो चाहता है कि हमेशा मेरे दोस्तों के साथ रहूं, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियां होती है, बाकी के पेशेंट्स होते हैं और इसके वजह से कई बार चाहते हुए भी वक्त नहीं दे सकता। पिछले हफ्ते शिरडी, नासिक, अंबेजोगाई और हैदराबाद के फेलोशिप के साथ बात हुई। आज आपके साथ बात हो रही है। मेरे ख्याल से दिल्ली और मध्य प्रदेश से भी न्योता आया है, तो लेकिन मैंने वो इनविटेशन अभी तक ओपन नहीं किया है। तो आपके दोस्तों को बोलो कि मैं जरूर वो इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाला हूँ। आज के दिन मुझे वक्त मिलेगा तो मैं वो भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई शराबी के साथ मेरा वास्ता जो है, जब मैं केईएम में रेसिडेंसी करता था तभी हुआ था, और तभी मैंने ऐसे तय कर लिया था कि मैं शराबियों के साथ कभी काम नहीं करूंगा, क्योंकि उनको रिकवर होना ही नहीं है। 3 साल बाद जब मैं फिर से डी एडिक्शन वार्ड में आया, तब जो पेशेंट्स का नाम मैंने मेरे डायरी से कटवा के यमजी के डायरी में डाला था, वो रिकवर होके मेरे सामने खड़े थे और बहुत ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे। बोल रहे थे कि मेरी वजह से वो आज सोबर है। मैं अचरज में पड़ गया कि भाई मैंने जो भी किया था उससे जरूर कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। आज भी वही ग्रेटिट्यूड मैं आप सभी से पा रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े दिल से मुझे सत्यमेव जयते पे आने के बाद मेरे हाथ से जो भी काम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए हुआ उसके बारे में बहुत क्रेडिट दिया है। सच दिल से कहूं तो मुझे मालूम नहीं कि मैं वो काम का जिम्मेदार हूं, क्या मैंने सचमुच में उतना काम किया है। मुझे जो भी करने जैसा लगा वो मैंने किया। अभी मैं घर पे आया हूं तो अभी फुर्सत से बात कर सकूंगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत जो है वो एक डॉक्टर के कंसल्टिंग रूम के वेटिंग रूम में हुई थी। तो डॉक्टर के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वास्ता जो है वो पुराना है, जितना लोग समझते हैं उससे बहुत ज्यादा पुराना है और ज्यादा नजदीकी है। अपने डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, उन्होंने कहा था कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिसिन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस, उन्होंने येल मेडिकल स्कूल में एक लेक्चर रखा था जो डॉक्टर बॉब ने दिया था, और मेरे ख्याल से पहली दफा एक डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये बीमारी है इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी। कई डॉक्टरों को उसके पहले भी शक था कि ये बीमारी है। 1935 में भी ये शक जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस हो या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज हो, सभी डॉक्टरों की संस्था ने ये बीमारी है ये मान लिया। लेकिन हम लोग डॉक्टर जब होते हैं तो बीमारी जब कहते हैं तो वो बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, उसका इलाज कैसे किया जाएगा, इस सब विचारों में हम पड़ जाते हैं। कई बार ये सवालों के जवाब जो है वो हमें ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। अफसोस से
1935 के टाइम दिमाग के साइंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। मैं ऐसे नहीं कहता कि आज भी वो जानकारी है, लेकिन तब जितनी जानकारी थी उस जानकारी से ये बीमारी क्या क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में जानना नामुमकिन था। लेकिन सभी पीड़ितों में, सभी मरीजों में एक जैसे ही सिम्टम्स दिख रहे थे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि मेरे नशे के बारे में प्री ऑक्यूपेशन, हमेशा उसके बारे में विचार करते रहना। मेरा नेक्स्ट शराब का डोज कैसे आएगा, इसके बारे में सोचते रहना। ये जो सिम्टम था वो जो नॉन अल्कोहलिक थे उनसे अलग था, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये विचार मन में आता क्यों है। जो शराबी नहीं है वो भी शराब के बारे में अच्छी ही सोच लेके जीता है। आपके दोस्त कहीं रहेंगे कि जो शराबी नहीं है, लेकिन वो भी 31 दिसंबर को शराब पी के मजे लेने के बारे में सोचेंगे। अपने ऑफिस के पार्टी में शराब नहीं होगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब दिवाली में या कोई भी त्योहार पे, शादी ब्याह में शराब पीने का जो भी मौका आता है, उसके तरफ देखने का नजरिया जो शराबी नहीं है उनका भी नजरिया उत्साहपूर्ण होता है। वो एंटिसिपेट करते हैं कि वो शराब अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे वालों के साथ एंजॉय करे। तो ये ऑब्सेशन जो है, हाँ भाई, कुछ लोगों में ज्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक में भी ये ऑब्सेशन होता ही है। लेकिन 3 से 8% लोगों में कुछ फर्क हो जाता है। ये ऑब्सेशन जो है वो ऑब्सेशन तक मर्यादित नहीं रहता। धीरे धीरे अंदर से आवाज आने लगती है और मन हमेशा शराब के बारे में सोचने लगता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा सोचने लगेगा, लेकिन जब दिमाग के ऊपर का कुछ ना कुछ तो असर शराब का कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाली शराब कैसे आने वाली है इसके बारे में सोच बदलने लगती है। शराब अपने शरीर में जाने के बाद करीबन 6 के लिए अपने तौर तरीके बदल देती है। महसूस होती है, तान तनाव कम हो जाता है, दोस्ती बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है, स्फूर्तिला लगता है, नींद आ जाती है, दर्द कम हो जाते हैं, दुख कम हो जाता है। ये 4 से 6 घंटे के लिए असर रहता है। 4-6 घंटे के बाद जैसे शराब खून से कम होने लगती है, अपना जो लिवर है, अपना जो खून है, खून के ऊपर कुछ एंजाइम्स होती है, लिवर में कुछ एंजाइम्स होती है जो शराब निकलवाने के लिए मदद करती है। तो धीरे धीरे शराब की मात्रा जो है खून में से वो कम होने लगती है, और करीबन 18 घंटों के बाद दिमाग में शराब की मात्रा कई हद तक उस हद तक कम हो जाती है कि दिमाग फिर से दूसरे डोज के बारे में सोचने लगता है। ये जो अंदर से आवाज आती है दोस्तों, उसको हम कंपल्शन बोलते हैं, और सभी लोगों में वो होता नहीं है बदलाव। तो जिन लोगों में कुछ दिमाग में 3 से 8% दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस अलग से हो जाते हैं, उनको ही कंपल्शन आती है। और ये जो अलग रिएक्शन है उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की परिभाषा में एलर्जिक रिएक्शन कहा गया है। सही कहेंगे तो एलर्जी जो है वो एकाध सब्सटेंस लेने के बाद, यानी समझो मुझे प्लास्टिक की एलर्जी है, रबर की एलर्जी है,
तो जैसे मैं ये रबर के ग्लोव्स पहन लेता हूं तो तुरंत मेरे हाथ को खुजली आ जाती है, उसको एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, जो तुरंत होती है। या समझो मुझे कुछ पोलन्स की एलर्जी है, तो जैसे ही मैं पेड़ों के नजदीक जाता हूं और उसके पोलन सूंघ लेता हूं तो मुझे खांसी हो जाती है। या किसी परफ्यूम की एलर्जी है, तो एलर्जी बाय डेफिनेशन इमीडिएटली होती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की परिभाषा में ये एलर्जी का शब्द जो इस्तेमाल किया है वो थोड़ा अलग से किया है। और वो अलगाव जो है वो ऐसे नहीं है कि मेडिकल साइंसेस में किसी ने कभी देखा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि आप में से कितने लोग शक्कर खाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे। लेकिन आपके शरीर में पैंक्रियाज जो है, उन पैंक्रियाज में अगर कुछ गड़बड़ है तो शक्कर खाने की शुरुआत करने के बाद कुछ सालों के बाद आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि आपका पैंक्रियाज ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, इंसुलिन नहीं बनाएगा। तो ये जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स है, अलग रिस्पॉन्स है, उसी तरह से जो इंसान शराब पीता है और बार बार ऑब्सेशन की वजह से एंजॉय करता है सभी नॉर्मल लोगों के जैसा, उनके दिमाग में जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया या न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स करके दो एरियाज है, अगर मेरे आंख में और कान में एक सुई डालोगे, जो वो सुई कहाँ मिलेगी एक दूसरे को, उस इलाके में ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स होते हैं। और जैसे शरीर में डायबिटीज होने के लिए पैंक्रियाज रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही एक इंसान को शराब पीने के बाद, बार बार शराब पीने के बाद शराबियत की बीमारी होने के लिए ये एरियाज जो है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स, ये एरियाज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 1960 में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट का देहांत हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन उनका नाम था। उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पेपर लिखा और उनको नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स में। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने ज्यादा साल दिमाग के बारे में रिसर्च किया था। लेकिन अफसोस से तब साइंस इतना बढ़ा ही नहीं था, प्रोग्रेस हुआ ही नहीं था कि इतने दिमागी इंसान को भी दिमाग के बारे में ज्यादा कुछ समझा नहीं। वो हमेशा कहते थे कि जिस दिन इंसान ने दिमाग समझ लिया तो दुनिया में ऐसे कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी जिसका हल इंसान को नहीं मिल सकता। उनके मौत के बाद उनका दिमाग जो है वो रिसर्च के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने लिया, और तब से ब्रेन साइंसेस या दिमागी शास्त्र जो है उसमें बहुत रिसर्च होने लगा। वो रिसर्च करने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। दिमाग की जो पेशी होती है वो इतनी छोटी होती है और काम का हिस्सा इतना बड़ा कि ऐसे कहा जाता है कि दिमाग के फंक्शनल एरियाज जो है वो अगर रोटी जैसे हम लोग बेलते हैं तो 6 विंबलडन कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट जो होते हैं वो कवर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हिस्से है वो ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, वो परमिएबल होते हैं। एक एरिया से दूसरे एरिया में संदेश जा सकता है, केमिकल रिएक्शन जा सकती है, और इसके वजह से दिमाग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग में जो भी होता है वो रासायनिक बदलाव के वजह से होता है। ये मालूम है कैसे इंसान ने समझ लिया? अपने शराब, तंबाकू, कैनबिस के वजह से। शराब इथाइल अल्कोहल है, निकोटिन, तंबाकू निकोटिन है, और कैनाबिनॉइड्स यानी भांग जो है वो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स है। कोकेन भी अल्कलॉइड है, मेथाम्फेटामिन, ये सब केमिकल्स है। और जब वो केमिकल्स दिमाग में जाते हैं तो बिना वजह अपना मूड जो है वो बदल देते हैं। इसका मतलब अपना मूड जो है वो केमिकल्स के आधार पर ऊपर नीचे जाता है, ये इंसान ने बहुत पहले से समझ लिया था। और इसके वजह से
दिमाग का काम करना समझने के लिए उन्होंने दिमाग के केमिकल्स को समझना शुरू कर दिया, और तब जाके समझा कि अपने दिमाग में खुशी के कुछ केमिकल्स होते हैं, सेटिस्फैक्शन के कुछ केमिकल्स होते हैं, और ये दोनों केमिकल्स, ये जो केमिकल्स है, उनका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। किसी भी चीज के वजह से, भले वो एक्सरसाइज हो या दोस्तों को मिलना हो या अच्छा कुछ समझो बंगाल से रसगुल्ले खाए या यूपी से जहांगीरी खाई, तो जो भी खुशी महसूस होती है वो एक दिमाग के केमिकल के वजह से होती है, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन रिलीज जब तक नहीं होता तब तक मैं खुशी महसूस नहीं करता, और ये डोपामीन रिलीज करने के लिए अपने दिमाग में कई मैकेनिज्म्स हैं। एक है सेटिस्फैक्शन का मैकेनिज्म, वो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन से रिलीज होता है, या दूसरा है वो प्लेजर, प्योर प्लेजर का मैकेनिज्म, जो अपने दिमाग में जो हीरोइन होता है, ओपियम होता है, जिसको एनकेफेलिन्स या एंडोर्फिन्स बोलते हैं, उसके वजह से होता है। लेकिन आखिरी मैकेनिज्म खुशी का जो है वो डोपामीन रिलीज, और ये डोपामीन रिलीज जो है वो हम रेडियो एक्टिव मटेरियल टैग करके दिमाग में देख सकते हैं। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई कर सकते हैं, वैसे दिमाग के पेशी की काम करने की जो आदत है, काम करने का तरीका है, वो हम लोग फंक्शनल एमआरआई में देख सकते हैं, और वो फंक्शनल एमआरआई में देख के हम समझ सकते हैं कि किस दिमाग में क्या करने से डोपामीन रिलीज होता है। तो सेक्सुअलिटी हो, गैम्बलिंग हो, इंटरनेट गेम्स हो, क्रिकेट का मैच हो, बेटिंग हो, ये सब चीजें जो है, केमिकल या नॉन केमिकल, एक्सरसाइज हो, दोस्तों को मिलना हो, ये सभी चीजों के वजह से डोपामीन रिलीज होता है। और उसी हिसाब से शराब हो या कौन सा भी नशा हो, उसके वजह से भी डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन ये डोपामीन रिलीज जो है वो अपने खून में नशीली चीज की जो मात्रा होती है, लेवल होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे शरीर में शराब गई तो शराब जाने के बाद मेरा डोपामीन लेवल बढ़ेगा, और जैसे मैंने शराब पीना बंद कर दी वैसे वो प्लेटो हो जाएगा, और 6 घंटे के बाद धीरे 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 कम होते जाएगा। और ये जो शराब का कम होना है, उसके साथ डोपामीन रिलीज जब कम होती है तो दूसरे दिन इंसान ठीक ढंग से काम भी कर सकेगा। उसके दिमाग में कुछ बदलाव आया है, वो ना उसको समझेगा ना बाहर किसी इंसान को, और इसके वजह से वो इंसान वो खुशी के लम्हे अपने लाइफ में लाने के लिए बार बार शराब पिएगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है उसमें ये खुशी के मौके याद रखने के लिए मेमोरी कॉर्टेक्स है, या दिमागी स्मरण शक्ति का दिमाग है। और फिर वो सीख लेता है कि जब भी वो थक जाता है, जब भी उसको परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो वो शराब पिए, डोपामीन रिलीज करे, डोपामीन रिलीज करने के बाद अच्छा लगे, और फिर डोपामीन रिलीज कम होने के बाद वो अच्छे ढंग से काम करने लगे। लेकिन होता ये है कि ये जब डोपामीन रिलीज होता है तो उसके पीछे बाकी के बहुत केमिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, या हम समझते नहीं है, या ढूंढ नहीं पाते। जैसे मैंने कहा कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है, वो लेवल भी बढ़ती है, एंडोर्फिन्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं, और उसके साथ ही एक ग्लूटामेट करके केमिकल होता है, वो भी बढ़ता है। ये ग्लूटामेट जो है वो पूरे दिमाग में नहीं बढ़ता, डोपामीन रिलीज पूरे दिमाग में होता है। जैसे कि कोई फाउंटेन होता है ना, वैसे वो फाउंटेन की शुरुआत होती है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्युम्बन्स में, और फिर ये डोपामीन का रिलीज जो है वो पूरे दिमाग में होता है, सोच वाले, इमोशन वाले, सब दिमाग में होता है। और इसके वजह से वो एमआरआई में दिख सकता है।
लेकिन वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्युम्बेंस में ये जो ग्लूटामेट लेवल्स के बदलाव आते हैं वो किसी को समझते नहीं है, वो छोटी से इलाके में होते हैं। और आज साइंस को ये समझ रहा है कि ये जो बदलाव ग्लूटामेट में होते हैं वो सभी लोगों में होते नहीं, 3 से 8% लोगों में होते हैं। और वो बदलाव होते क्या है? जैसे ही डोपामिन लेवल बढ़ती है वैसे छोटी मात्रा में ग्लूटामेट लेवल बढ़ती है। जैसे कि हम लोग एक चट्टान के ऊपर जा रहे हैं, सीधा रास्ता है और वो धीरे धीरे इंक्लिनेशन बढ़ा रहा है। गड़बड़ ये है कि डोपामिन लेवल ऊपर जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद नीचे भी आती है, लेकिन ग्लूटामेट लेवल जो है वो ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आती, उधर ही रुक जाती है। फिर जब इंसान शराब पीता है फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर जब इंसान शराब पिएगा फिर थोड़ी सी बढ़ेगी। इस तरह से धीरे 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 ये ग्लूटामेट लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी। ये बढ़ने वाली ग्लूटामेट लेवल है, उसका पीने वाले को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, जानकारी नहीं होती, वो समझ नहीं सकता अपने शरीर में ये बदलाव हो रहा है। जैसे एक डायबिटिक बनने वाला इंसान जब शक्कर खाता है तो उसको मालूम नहीं रहता है कि उसके पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके कुछ सेल्स है, वो ठीक ढंग से इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता। तब जाके ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस थक जाते हैं और इंसुलिन बना नहीं सकते, तो शक्कर जो है खून की वो बढ़ जाएगी और फिर थकावट महसूस होगी, तकलीफ होगी, सिम्टम्स आएंगे, या एक्सीडेंटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर बोलेगा अरे आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई है। तब तक वो इंसान को समझ भी नहीं आता है कि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। उसी हिसाब से ये बढ़ने वाली ग्लूटामेट लेवल जो है उसकी कोई जानकारी दिमाग को होती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर जो है वो बदलने लगता है। ये क्यों बदलने लगता है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा मैं ग्लूटामेट और डोपामिन का जो रिश्ता है वो बताने के लिए एक उदाहरण देता हूँ कि समझो मैं आपके घर पे खाना खाने आ रहा हूँ और आपने घर में बनाई है पाव भाजी। पाव भाजी में आपने आलू डाले हैं, प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, मटार डाली है, आपने पर मसाला डाला है और आपने नमक भी डाला है। आखिरी वक्त तक मैं आया नहीं हूं, आधे घंटे पहले मैंने फोन किया आपके घर पे और बोला कि मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, 5 लोगों को साथ में लेके आना वाला हूं, वो भी आपके साथ खाने वाले हैं। तो आपको लगेगा अभी भाई पाव भाजी बढ़ानी है तो आप 2 किलो आलू लेके आएंगे और 2 किलो आलू डालेंगे तो पाव भाजी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे पाव भाजी बढ़ेगी तो आपको नमक भी बढ़ाना है, आपको मसाला भी बढ़ाना है। अगर नमक नहीं डालोगे तो वो पाव भाजी टेस्टी नहीं होएगी। अभी 2 किलो आलू के लिए क्या आप 2 किलो नमक डालेंगे? नहीं, आप थोड़ा सा नमक डालोगे। उसी हिसाब से जब भी मेरे दिमाग में नशे के वजह से डोपामिन बढ़ता है तो आलू बढ़े तो नमक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये नमक कम नहीं होता, आलू कम हो जाते हैं लेकिन नमक उतना ही है। अभी ये छोटा सा फर्क जो है तो शुरुआत के दिनों में समझता नहीं है कि भाई नमक बढ़ा है, हम झेल सकते हैं। लेकिन जैसे हम बार बार शराब पीते हैं वैसे नमक की मात्रा, ग्लूटामेट की मात्रा बढ़ती जाती है और फिर ऐसा दौर आता है जहां ये ग्लूटामेट की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो पाव भाजी हम खा नहीं सकते, नमक ज्यादा हो गया है। अभी होता क्या है, अपने दिमाग को पता है कि ये नमक अगर ज्यादा हो गया है तो उसको ठीक कैसे करना है, और वो ठीक करने की जो सॉल्यूशन है वो दिमाग ने पक्का याद रखा है। और दिमाग कहता है कि अगर ये नमक इतना हो गया है तो ज्यादा आलू डालना पड़ेगा, यानी डोपामिन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और डोपामिन लेवल बढ़ाने की एक ही तरकीब,
दिमाग को पता है, और वो है अपनी नशीली चीज डालो शरीर में। जैसे ही नशीली चीज अंदर जाती है वैसे डोपामिन लेवल बढ़ जाता है और पाव भाजी खाने लायक लगने लगती है। अभी तक इसके पहले मैं जब भी शराब पीता था तब डोपामिन लेवल बढ़ने के वजह से ग्लूटामेट लेवल बढ़ रही थी, लेकिन ये बार बार होने के बाद ग्लूटामेट लेवल इतनी बढ़ गई कि अभी ये ग्लूटामेट लेवल मुझे याद दिला रही है कि तेरे दिमाग में डोपामिन लेवल कम हो रही है, अभी तेरे को डोपामिन लेवल बढ़ानी पड़ेगी। ये जो अंदर से आवाज आती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्शन, क्रेविंग। अभी ये कंपल्शन और क्रेविंग जो है वो ग्लूटामेट के लेवल के ऊपर निर्भर है दोस्तों, और ये ग्लूटामेट की लेवल एक बार बढ़ी तो कम होती ही नहीं है। और इसके वजह से हम लोग हमेशा कहते हैं कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, मरते दम तक शराबी शराबी ही रहेगा। तो उसके वजह से मैं कसरत करूंगा और डोपामिन लेवल बढ़ेगी, या अगर मुझे कुछ हॉबी है और डोपामिन लेवल बढ़ेगी तो वो भी मेरे दिमाग के लिए ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी नशे की चीज जो है वो इतनी एफिशिएंट होती है कि उसके वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है उसका और ये हेल्दी चीजों का कोई संबंध ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसके वजह से अगर कंपैरिजन होता तो शराबियत का इलाज जो है वो बहुत आसान हो जाता। आप कसरत करो, डोपामिन के लो और ग्लूटामेट का असर निगेट कर दो। आप हॉबीज कर लो तो जरूर हो जाएगा, आप प्रेयर कर लो वो हो जाएगा। ये सब चीजें जो है उनके वजह से जो डोपामिन रिलीज होती है उसकी मात्रा कम पड़ जाती है, और इसके वजह से ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट करती है डोपामिन लेवल बढ़ाने के लिए। ये हेल्दी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, 12 स्टेप के प्रोग्राम के साथ करने लायक चीजें हैं, लेकिन ये सिर्फ चीजें करके हम डोपामिन लेवल उतनी नहीं बढ़ा सकते जितनी बढ़नी चाहिए ताकि पाव भाजी में नमक ठीक लगे। अभी ये ग्लूटामेट लेवल बढ़ गया है और उसके वजह से मेरे अंदर से आवाज आ रही है, ये मुझे समझना चाहिए। और इसके लिए हम लोग डॉक्टर्स ओपिनियन लेते हैं, डिसीज एजुकेशन लेते हैं, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ वजह से मेरा लाइफ अस्त व्यस्त हुआ है, मैं पावरलेस हूं ये बीमारी के बारे में, क्योंकि मेरे दिमाग में वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्युम्बेंस में ये ग्लूटामेट लेवल इस कदर बड़ी है वो अपने आप कम नहीं होने वाली। और ये होने के वजह से मेरे मन में बार बार शराब पीने का विचार आने वाला है, और वो शराब पीने का विचार आता है तो होता क्या है, हमेशा जब भी ये विचार मेरे मन में पहले आया है, मैं बीमार हूं ये समझने के पहले मेरे यूजिंग डेज में जब भी ये विचार आया था तो उसके तुरंत बाद मैंने खुद जाके पैसा देके शराब खरीद ली थी। तो दिमाग होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। तो रिकवरी में भी जब भी मैं ऐसे सुनहरे मौके देखता हूं कि वो मौकों के बाद मेरे दिमाग को शराब मिली थी, तो दिमाग बोलता है अरे अपना टाइम आ गया, और इमीडिएटली ग्लूटामेट लेवल बढ़ाने की शुरुआत कर लेता है। और जैसे ग्लूटामेट लेवल बढ़ने लगती है तो डोपामिन की जरूरत ज्यादा हो जाती है, और उसके बोलते हैं क्रेविंग यानी रिलैप्स मेंटालिटी। और फिर ये ग्लूटामेट लेवल बढ़ने के बाद जो डोपामिन की जरूरत बढ़ जाती है वो इंसान खुद की भी नहीं सोचता। दूसरे लाख बोले उसको कहे कि भाई तुम शराब मत पियो, आपने 1 महीने के लिए शराब छोड़ी है, 3 महीने के लिए शराब छोड़ी है, 3 साल के लिए शराब छोड़ी है, लेकिन वो ग्लूटामेट लेवल बढ़ने के बाद जो दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है तो उसको रुकाने के लिए
वो इंसान जो है अपनी ताकत पूरी लगा के भी रोक पाएगा कि नहीं, ये समझ में नहीं आता। और उसके वजह से हम हमेशा कहते हैं कि अ पावर हायर देन यू। आपने अपनी विल पावर जो है वो इस्तेमाल करके देखी पहले, लेकिन वो पावर, आपकी विल पावर जो है वो हमेशा कम पड़ी। इसके लिए आज हम लोग मीटिंग रूम में हैं। आपकी विल पावर का इस्तेमाल करके आप ये कर नहीं पाए, ये ताकत जुटा नहीं पाए कि ग्लूटामेट लेवल बढ़ी है, डोपामिन की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन वो रोके तो रोके कैसे? ये आप कर नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से आपको कुछ सीखना है जो आज आपको पता नहीं है। और इसके लिए हम बोलते हैं लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। जब तक मैं ये सुनता नहीं हूं, समझता नहीं हूं, ये बीमारी के बारे में जानकारी नहीं लेता हूं, तब तक मैं कहूंगा कि शराब पीना मेरा जन्म सिद्ध हक है, मैं पीते रहूंगा। लेकिन मैंने माना या ना माना कि मुझे बीमारी है या नहीं, उसके वजह से बीमारी रुकती नहीं है। हर बार शराब दिमाग में गई तो डोपामिन रिलीज हो गया, ग्लूटामेट लेवल और बढ़ गया। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। जैसे ये प्रोग्रेस होती जाती है तो तब डोपामिन की क्रेविंग जब भी आती है तो इंसान इतने इरेशनल डिसीजन लेता है, इतनी इरेशनल बातें करता है, इतने इरेशनल इमोशंस दिखाता है। इसके वजह से उसका समाज के साथ रिश्ता जो है वो टूट जाता है। लोगों को शक होने लगता है कि भाई ये समझता क्यों नहीं है, इसकी दिमागी हालत तो ठीक है। जैसे शराब शरीर में जाती है, लिवर के ऊपर प्रेशर आता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर होता है, और ये तीनों फ्रंट्स के ऊपर ये बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है। बायोलॉजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज, सोशल डैमेज, ये तीनों डैमेजेस जो है वो एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। किसी में बायोलॉजिकल डैमेज ज्यादा होएगा, किसी को साइकोलॉजिकल डैमेज ज्यादा होएगा, किसी में सोशल डैमेज ज्यादा रहेगा। जैसे वायरस का डिसीज होता है, ऐसे किसी को जुकाम होता है, किसी को सर्दी होती है, खांसी होती है, लेकिन हर एक मरीज को सेम सिम्टम्स नहीं होते। किसी को सर्दी ज्यादा होगी, किसी को खांसी ज्यादा होगी, किसी को बुखार ज्यादा होएगा। वैसे ही हर एक इंसान में किसी को बायोलॉजिकल डैमेज ज्यादा होएगा, किसी को साइकोलॉजिकल डैमेज ज्यादा होएगा, किसी को सोशल डैमेज ज्यादा होएगा। लेकिन शराबियत के सिम्टम्स जो है वो एक सरीखे होते हैं कि धीरे धीरे शराब पीने की मात्रा बढ़ने लगी, धीरे धीरे मौके ढूंढने लगा, हर दिन की शराब होने लगी, घर वालों के साथ झगड़े होने लगे। जैसे ये शराब पीने के मौके बढ़ जाते हैं, ग्लूटामेट लेवल बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डैमेज अपने लाइफ में आ जाता है। और जब वो इंसान को लगने लगता है कि नहीं भाई अभी मेरे शराब के बारे में कुछ करना है, जब तक ये विचार मन में नहीं आता तब तक वो इंसान मदद के लिए तैयार ही नहीं होता। और इसके लिए हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को उसके शराब पीने के बारे में कुछ करना है तो पहली चीज उसके मन में विचार आना चाहिए कि भाई मुझे शराब से दूर रहने की कोशिश करनी है। और ये विचार तब ही उसके मन में रुक सकता है जब वो देखे किसी दूसरे को जिसकी लाइफ उसके जैसे ही हुई है। और अगर वो सोचता है कि अगर मेरे लाइफ में और उसके लाइफ में इतनी सिमिलैरिटी है और मैं शराब पी के पीड़ित हूं, मेरा कुटुंब जो है वो पीड़ित है, उसका भी कुटुंब एक जमाने में वैसे ही पीड़ित था, और इसके लिए हमारा 12 स्टेप कॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जो है वो पीड़ित अल्कोहलिक के पास पहुंचने के लिए हम लोग जिम्मेदार खुद को समझते हैं, वो पीड़ित के लिए नहीं, तो हमारे खुद के लिए, यानी सेल्फ प्रोटेक्टिंग, सेल्फ केयरिंग प्रोग्राम हम कहते हैं उसके लिए। तो उसके दो फायदे हैं। एक फायदा जो है
वो 12 स्टेप कॉल दूसरों को आईना दिखाता है। और दूसरा है कि जब एकाध शराबी दूसरे शराबी को अपने रिकवरी के बारे में बोलता है और दूसरा शराबी वो सुनता है, झेलता नहीं है, तो बोलने वाले को याद आ जाता है कि मैं भी एक टाइम इसी दौर से गुजर रहा था। ये सब चीजें जो है वो जब मीटिंग में आके, ग्रुप में आके, शेयरिंग सुन के समझ लेता है, सुन लेता है, तब अपने आप उसके मन में एक आशा तैयार हो जाती है, इच्छा तैयार हो जाती है कि भाई अगर उसकी जिंदगी संवर सकती है तो मेरी जिंदगी। और ये जो एंटिसिपेशन ऑफ रिकवरी है, एंटिसिपेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ है, एक आशा है कि मैं भी ये कर सकता हूं, ये एक चीज जो है वो अपने दिमाग में डोपामिन बहुत बड़े तौर से रिलीज करता है। और इसके वजह से हम लोग कहते हैं कि ये डोपामिन रिलीज जो है वो डोपामिन रिलीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके वजह से जब भी कोई नया मेंबर अपने मीटिंग में आता है तब उसको उस मीटिंग में जो प्यार मिलना चाहिए, जो दिशा मिलनी चाहिए, जो अपनापन मिलना चाहिए, जो फेलोशिपिंग मिलनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इंसान हरा हुआ होता है, डरा हुआ होता है और उसको हमें एक फूल जैसा अपने में लेना है। और यही काम फेलोशिप करते हुए मुझे दिखाई देती है। और ये जो इनिशियल कांटेक्ट होता है वो जो दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, वो डोपामिन रिलीज के वजह से उस इंसान को लगता है कि मैं बार बार ये मीटिंग में आता रहूं। जैसे शराब पीने के बाद डोपामिन रिलीज हुआ और उसका मन किया कि बार बार मैं शराब पीऊं, उसी तरह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में आने के बाद जिन लोगों को ये डोपामिन रिलीज होती है, वो डोपामिन रिलीज होने वाले इंसान इस मीटिंग में बार बार आने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कीप कमिंग बैक। कई बार ऐसे होता है कि शराब पीने का पहला अनुभव कुछ अच्छा नहीं होता, वो अच्छा अनुभव पाने के लिए कुछ वक्त लगता है वो इंसान। यानी शराब एंजॉय करना या चरस गांजा एंजॉय करना ये सीख के भी हो सकता है। उसी हिसाब से ये डोपामिन रिलीज मीटिंग में जो रिलीज होता है वो भी हम सीख सकते हैं, लेकिन उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। और वहां एक ए मेंबर जिसने उस मीटिंग में ये अल्कोहलिक को लेके आए हैं, उसको उसके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि नए मेंबर को अपने मीटिंग में एडजस्ट करवा ले। ये सब दिमाग में जो खेल होता है वो केमिकल लोचा है दोस्तों। ये सब मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये होने के बाद जब वो इंसान अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ एक अलग सा रिश्ता करने लगता है, ये हमेशा महसूस करता हूं मैं कि सिर्फ मीटिंग में आने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ उसका रिश्ता नहीं होता है, लेकिन पहली और दूसरी स्टेप करने के बाद मन लगा के, दिमाग लगा के, भावनाएं लगा के अगर वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर लेता है, तब जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या चीज है वो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में उसको जानकारी मिलती है और वो 12 स्टेप प्रोग्राम करने लगता है, तब जाके उसके दिमाग में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो रासायनिक बदल है वो होने लगते हैं। जैसे एक दिन कसरत से करने से
सलमान या शाहरुख जैसी बॉडी नहीं बन जाती। उसी हिसाब से एक मीटिंग करने से, 10 मीटिंग करने से किसी को 12 पहियों का प्रोग्राम समझ में नहीं आता। ये नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में मालूमात ऊपर ही होती है, वो सिर्फ शब्द पढ़ते हैं स्टेप्स के, लेकिन उसका मतलब और आचरण में क्या लाना है वो समझ नहीं लेते, उनके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ये रिपीटेटिव लगती है। उनको लगता है कि ये बार बार आने से क्या होने वाला है, हमेशा आके वही सुनने से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो लोग 12 पहियों का प्रोग्राम समझते हैं भावना के लेवल के ऊपर, एक्शन के लेवल के ऊपर, उनको समझ में आता है कि 12 पहियों का प्रोग्राम मुझे किस हद तक मेरे निजी मामलों में हर दिन के जिंदगी में बदलाव ला सकता है। और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, समझ के सोच के 12 पहियों का प्रोग्राम किया है, उनके व्यक्तिमत्व में बहुत फर्क हो जाता है। उनके पीने के टाइम पे उनका बर्ताव और 12 पहियों के प्रोग्राम के बाद का वो बर्ताव जो है, उसमें काफी बदल आ जाता है। वो कोई भी चीज में कैसे विचार लगाते हैं, अपने भावनाओं का नियोजन कैसे करते हैं, वो डिसीजन किस तरह से करते हैं, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कैसे करते हैं, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कैसे करते हैं, उसमें फर्क दिखाई देता है दोस्तों। और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। अभी ये प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज जो है वो कैसे होता है? ये जो ग्लूटामेट लेवल बढ़ी है, ये ग्लूटामेट लेवल सिर्फ शराबियों के दिमाग में बढ़ती है ऐसे नहीं है। अमिताभ बच्चन है या सचिन तेंदुलकर जी है या जो लता मंगेशकर जी है, जो भी लोग अपने करतूत के ऊपर बहुत बड़े हो गए हैं, वो लोगों में भी ग्लूटामेट लेवल बढ़ती है। ऐसे समझा जाता है कि ये ग्लूटामेट लेवल जो है वो अपने मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज पाने के लिए, किसी भी चीज में एक्सेलेंस पाने के लिए ये मोटिवेशन लेवल हमें जरूरी पड़ती है। फिर पढ़ाई में हो, अपने रिश्तों में हो, दूसरों को मदद करने में हो, ये मोटिवेशन लेवल जो है वो ज्यादा होनी जरूरी होती है। कोई भी कुछ भी कहे, मैं मेरे इरादों के ऊपर डटा रहूंगा, ये डटा रहना, ये इसके लिए भी ये मोटिवेशनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गड़बड़ हो जाती है कि शराबी की मोटिवेशन लेवल जो है वो अपने आप सिर्फ डोपामिन के लेवल से बढ़ी है और उसके वजह से उसको कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये लोग जो है वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, उनमें ग्लूटामेट लेवल बढ़ने की प्रक्रिया होते वक्त बाकी के बहुत सी केमिकल्स जो है वो उनको, उनके पांव जो है वो जमीन पे रखने के लिए मजबूत करते हैं। और ये केमिकल्स जो है वो शराबी के दिमाग में बढ़ती नहीं है और उसके वजह से उसकी ग्लूटामेट लेवल एक कटी पतंग जैसी हवा में रहती है। फिर वो ग्रैंडियोसिटी बन के सामने आती है, फिर वो डिनायल करके सामने आती है, फिर वो ड्राई ड्रंक करके सामने आती है। और जब ये बिहेवियर उसमें दिखाई देता है तो समझ में आता है कि उसकी ग्लूटामेट लेवल बढ़ी है, कुछ इतनी बढ़ी नहीं है जिसके वजह से डोपामिन की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन शराब अंदर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये स्टेज है ड्राई ड्रंक का। लेकिन जिसने 12 पहियों का प्रोग्राम किया है वो आपको समझ में आएगा, कभी ग्रैंडियसली बोलेगा नहीं। ह्यूमिलिटी जो है वो अपने रिकवरी के साथ और सर्विस के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के त्रिकोण का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये जो मैं केमिकल बातें कर रहा हूं, ये केमिकल बातें करने के पहले से फेलोशिप को मालूम था। ह्यूमिलिटी नहीं होगी तो ये फेलोशिप का रूप जो है वो अलग हो जाता। और इसके वजह से हम लोग के फाउंडिंग फादर ने बोला कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों में अट्रैक्शन
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन नहीं। और इसके वजह से जब मैं किसी भी चीज का प्रमोशन करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास प्रमोट करने जैसी जो चीज है वो दूसरों को बताना वो चीज के लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। लेकिन अट्रैक्शन में जब मैं किसी चीज के बारे में बोलता हूं तो वो चीज लोगों के लिए जरूरी है। और इसके वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने पहले से देखा कि जो नॉन अल्कोहलिक है वो फिर जर्नलिस्ट रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे, फिलैंथ्रोपर रहेंगे, कोई भी रहेंगे, लेकिन उन लोगों तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिकवरी का मिरेकल मैसेज पहुंचना चाहिए। जब वो पहुंचता है और वो एंडोर्स करते हैं ये प्रणाली को, जीवन शैली बदलने वाली प्रणाली को, तो अपने आप दुनिया सुनती है, लोग सुनते हैं और इस उपचार पद्धति के बारे में सीरियसली बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अपने भाइयों ने जो भी कोशिशें गए 70 साल में की, 80 साल में की, उन 70 साल में हम लोगों ने कई देशों में, उनकी सरकारों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को नजरअंदाज करके अल्कोहलिज्म के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाने में मज्जाव कर रखा है। कई देश ऐसे हैं जहां शराब के बारे में कुछ भी काम करना हो, शराबियत के बारे में कुछ भी काम करना हो, तो पहले फोन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जनरल सर्विस ऑफिस को लगता है। और ये चीज होने के लिए वहां के फेलोशिप के जो मेंबर्स है, जिन्होंने जान लगा के काम की है, जी लगा के काम किया है, उन्होंने समझा है कि अगर पीड़ित शराबी के पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जाना है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जब वो हमें हर एक इंसान को जिसने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान देखा है, रिकवरी देखी है, ताकत देखी है, तो हम सभी का वो जिम्मा रहता है कि अगर मेरे तक ये मैसेज किसी ने भेजा है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं दूसरे किसी अंधकार में पीड़ित अल्कोहलिक के पास ये मैसेज भेज दूं। और ये मैसेज भेजते हुए हमेशा याद रखूं कि अट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो है उसमें जो रासायनिक बदल होता है उसके वजह से ये बढ़ी हुई ग्लूटामेट लेवल जो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो निगेट कर सकते हैं। और वो निगेट करने की आदत मैं हर दिन के हिसाब से डाल सकता हूं। जब मैं हर दिन के हिसाब से ये आदत डालता जाता हूं, अपने आप मेरे व्यक्तिमत्व में बदलाव आ जाता है। बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे ग्लूटामेट के बारे में मैंने कहा, वैसे गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो है वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके वजह से इमोशनल, स्पेशली एंजाइटी बहुत कॉमन हो जाती है। ये एंजाइटी जो है वो करीबन 60 to 70% अल्कोहलिक्स में होती है। 12 स्टेप प्रोग्राम की वजह से करीबन 90% लोगों को आराम भी पड़ता है, लेकिन 10% मेरे दोस्त हैं जिनको सिर्फ 12 पहियों के प्रोग्राम से उनकी एंजाइटी जो है वो कम नहीं होती है। यूएस और कनाडा की फेलोशिप अपनी जो है, उन्होंने एक सर्वे किया था मेरे ख्याल से 2000 के आसपास। तब फेलोशिप में नियरली 60 to 80% लोग 12 पहियों के प्रोग्राम के अलावा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से भी मदद ले रहे थे। कुछ लोग काउंसलिंग लेते रहेंगे, कुछ दवाइयां लेते रहेंगे, क्योंकि अल्कोहलिज्म और दिमाग का हिस्सा जहां बेचैनी की बीमारी होती है, उदासीनता की बीमारी होती है, आत्महत्या के विचार आते हैं, ये 3 बीमारियां जो है, 3 के इलाके जो है, उनका अल्कोहलिज्म के इलाके के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जैसे एक डायबिटीज को भी सर्दी हो सकती है, वैसे ही एक इंसान को 2 बीमारियां हो सकती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है
वो दूसरे किसी चीज के बारे में ओपिनियन नहीं रखता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो सफरिंग अल्कोहलिक है, जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 पहियों के वजह से आज के दिन शराब से दूर कैसे रहना है ये समझ में आया है, और वो बात वो दूसरों के साथ शेयर करके दूसरे के दिमाग में सोच डालने की कोशिश करता है कि भाई अगर ये मुझे मदद कर रहा है तो शायद आपको भी करेगा, आप भी करके देखो। लेकिन ना उसको दिमाग के बारे में कुछ मालूम है, ना उसको लिवर के बारे में कुछ मालूम है, ना उसको पैंक्रियास के बारे में मालूम है, ना उसको डायबिटीज के बारे में मालूम है। और इसके वजह से जैसे सिंगलनेस ऑफ पर्पस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फाउंडर मेंबर्स ने रखा है, वैसे ही उन्होंने रखा कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दूसरा कोई किसी भी चीज का ओपिनियन, जैसे हम लोग रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में या दूसरे दुनिया के कोई भी चीज के बारे में हमारे पास कोई ओपिनियन है ही नहीं। आज भी एक रिस्पॉन्सिबल क्लास ए या दोस्त होने के वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आज भी मैं जो भी विचार आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार है नहीं, ये मेरे खुद के विचार है। अगर उससे आपको फायदा हो तो आप सुन लीजिएगा, लेकिन उन विचारों में कहीं भी मेरे फेलोशिप को बीच में मत लेके आइएगा। ये मेरे विचार, ये डॉक्टर्स ओपिनियन है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ओपिनियन नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये समझने की कोशिश भी नहीं करता कि ये कैसे काम करता है। ये काम करता है, ये हमारा अनुभव है। हमेशा मैं बोलता हूं कि जब न्यूटन जी ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा और कहा कि ये सेब गिरता है क्योंकि पृथ्वी में कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके पहले भी लोगों ने यही देखा था कि सेब ऊपर से नीचे गिरता था। उनको अचरज नहीं होता था, तभी उनको मालूम नहीं था वो नीचे क्यों गिरता है। तो ऑब्जर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप न्यूटन के पहले किसी भी इंसान को पूछोगे कि मैंने ये सेब ऐसे हाथ में रखा है और छोड़ा तो क्या वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो या नहीं हो तो वो बोलेगा क्या डॉक्टर साहब वो नीचे ही गिरेगा। वही हिसाब से ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो लोग 12 पहियों का प्रोग्राम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का करते हैं उनको रिकवरी की चांसेस ज्यादा है। लंबे रिकवरी जिनकी है 10 साल की, 15 साल की, 16 साल की, उनमें देयर इज अ हाई प्रपोर्शन कि उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद ले ली है। तो दोस्तों, डॉक्टर का ओपिनियन तो आपने सुन लिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये ऐसी एक उपलब्धि समाज में है जिसके कोई रेवेन्यूज नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन एक चीज है कि हमारे मेंबर जो है वो गिन चुन के बहुत कम है। ऐसा समझ में आता है कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें से 30 से 8% लोगों को ये बीमारी है। आप अगर ये नंबर जो है वो अपने देश में घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि करीबन 4 से 6 करोड़ लोगों को शराब की बीमारी ने आज तकलीफ में डाला है। कुछ 4 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था और टीवी पे नागपुर की एक न्यूज थी दोस्तों, और वो नागपुर की न्यूज ऐसे थी कि मेरे कुछ भाई जिनको एए का मैसेज मिला नहीं है, उन्होंने शराब के दुकान बंद होने के वजह से सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया। भाइयों, ये सैनिटाइजर में शराब की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं वो अपने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, शराब से भी कई गुना ज्यादा हानिकारक होते हैं। और ये केमिकल्स शरीर में डाल के ये भाई अपनी शराब की जरूरत पूरी कर रहे थे। तो इसका मतलब उनके दिमाग में ये डोपामीन की क्रेविंग कितनी ज्यादा हो गई है। जिस तरह से रिपोर्टिंग चल रहा था उस तरह से मुझे लगा कि लोग हंस रहे हैं,
इनकी हतबलता के ऊपर। बहुत अफसोस हुआ। जिस कदर से रिपोर्टिंग हो रहा था उसमें कहा जा रहा था कि ये पागल हो गए हैं इंसान। हम लोग समझते हैं कि भाई शराबियत के लाइफ में शराब पीते वक्त सिर्फ 3 ही चीजें हो सकती है, या तो वो मर सकता है, या पागल हो सकता है, और रिकवर हो सकता है। कोई भी इंसान मौत नहीं चाहता, पागलपन नहीं चाहता। अगर वो रिकवरी चाहता है तो उसके सपने में आने वाला नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके कोई संस्था है जो उसकी इलाज कर सकती है। मैं समझता हूं कि ये डॉक्टर्स ओपिनियन आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आप उस तरह से इस्तेमाल करिए ताकि हमारा मैसेज ये उस पीड़ित अल्कोहलिक तक पहुंच सके। आपने गए 45 मिनट के लिए मेरी बातें शांति से सुन ली। शायद वो आप म्यूटेड रहेंगे इसके वजह से सुन ली, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं आपके फेलोशिप का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनविटेशन दिया और आपके साथ बात करने का मौका।